सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी का DCIS पे स्वागत करता हूं। 26 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए DCIS को। आज का अपना पहला सवाल है साथियों की सुर्खियों में रहा महालेखा नियंत्रक परीक्षक से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। दरअसल ये चर्चा में क्यों है सबसे पहले ये बता दें। दरअसल हमारे जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक यानी कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, उन्हें ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बाहरी परीक्षक नियुक्त किया गया है, चयनित किया गया है, इसलिए सुर्खियों में थे। अब आपको बताना है कैग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। कैग की स्थापना ब्रिटिश भारत में भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत हुई थी। जी हाँ, कैग की स्थापना सबसे पहले ब्रिटिश भारत में ही 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत 1860 में हुई थी। उस समय जो इसके हेड थे वो थे एडवर्ड डुमंड। ये पहले ऑडिटर जनरल थे और इनका नाम बदल के 1966 में साथियों क्षमा चाहते हैं 1866 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक किया गया और 1884 में इसमें पुनः बदलाव होता है और फिर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नाम पड़ता है। तो अल्टीमेटली जो आप नाम सुनते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की, वो 1884 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया और इस अधिनियम को 1919 के द्वारा वैधानिक दर्जा दी गई और बाद में हम पाते हैं कि 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत इन्हें शक्तियां प्रदान की गई। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की कि महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जी नहीं, महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है साथियों वो 5 वर्ष का नहीं होता, वो 6 वर्ष का होता है और महालेखा परीक्षक अपने पद पर मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो 65 वर्ष से कम का हो और उसे महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया जाएगा 6 वर्ष की अवधि के लिए और ये नियुक्ति का प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान में इसका वर्णन है। सो ऑप्शन 2 जो आपका है वो गलत है। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं कि महालेखा परीक्षक की शक्तियां और कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 151 में है। जी नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। महालेखा परीक्षक की शक्तियों का वर्णन आर्टिकल 149 में है, 149 में साथियों, 151 में नहीं है। 151 में है कि संघ खातों से संबंधित जो रिपोर्ट है कैग वो राष्ट्रपति को सौंपता है, इसका वर्णन 151 में है। अब ऑप्शन डी कहता है कि महालेखा परीक्षक को संघ और राज्य दोनों से संबंधित खातों के विवरण तैयार करने की शक्तियां प्राप्त है। ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं कैग पे थोड़ा। जैसा कि मैंने कहा कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कैग की स्थापना 1860 में की गई और एडवर्ड डुमंड थे, इन्हें पहला ऑडिटर नियुक्त किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। बाद में क्या होता है कि 1966 में इसका नाम चेंज किया जाता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक रखा जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसका नाम दिया जाता है 1966 में। बाद में 1866 में, बाद में 1884 में इसका नाम पुनः चेंज किया जाता है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग नाम पड़ता है, जो वर्तमान में नाम है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त होता है और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे शक्तियां दी जाती है और ये पद ब्रिटिश काल से ही भारत के संविधान में लिया गया है। अब वर्तमान पहलू की अगर बात करें साथियों तो भारत के संविधान के भाग 5 में आपको आर्टिकल 148 से लेके 151 के मध्य आपको कैग का पद, उनकी शक्तियां, उनके कार्य के विवरण की चर्चा की गई है। जिसमें बात करें अगर आर्टिकल 148 की बात करें तो 148 के तहत साथियों भारत सरकार का सर्वोच्च वित्तीय अधिकारी है। वरीयता के क्रम में जो कैग है वो 9वें स्थान पे आता है और आर्टिकल 148 कहता है कि आकस्मिक यानी आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से संबंधित परीक्षण करने का अधिकार कैग को है अकॉर्डिंग टू 148।
और जैसा मैंने बताया कि आर्टिकल 149 में कैग के क्या कर्तव्य हैं, क्या शक्तियां हैं, उसका उल्लेख किया गया है। जबकि आर्टिकल 150 की बात करें तो आर्टिकल 150 में ये चर्चा की गई है कि जो कैग है वो संघ से संबंधित जो खाते हैं और राज्य से संबंधित जो खाते हैं उन खातों का विवरण देगा, और ये सभी राष्ट्रपति की सलाह पे हो सकते हैं। वही आर्टिकल 151 की बात करें साथियों तो इसमें संघ शासनों से संबंधित जो है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते हैं, अकाउंट्स हैं, उनसे संबंधित रिपोर्ट तैयार करने का जो जिम्मेदारी दी गई है वो कैग को दी गई है, और संसद के सदन पटल पर रखने का प्रावधान है खातों की तैयारी के बाद। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जहां आर्टिकल 148 में इनके पद का विवरण है, आर्टिकल 149 में इनके शक्तियों कर्तव्यों का विवरण है, आर्टिकल 150 में ये कहा गया कि संघ और राज्य से संबंधित खातों को तैयार करेंगे, और आर्टिकल 151 में कहा गया कि उसे संसद और राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद में राष्ट्रपति के द्वारा इसे संसद पटल पर रखा जाता है, क्योंकि कैग जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देता है सेंट्रल की, जबकि स्टेट की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, और फिर राज्यपाल उसे विधानमंडल में और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखते हैं जिस पे चर्चा होती है। तो ये था कैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1946 में हुई थी। जी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में अमेरिका में हुए न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ। दरअसल IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना अमेरिका में हुए एक सम्मेलन के दौरान हुआ जिसका नाम है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, और इस सम्मेलन के अंतर्गत 44 देशों ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद दो प्रमुख संस्था अस्तित्व में आए, एक तो विश्व बैंक और एक IMF। अगला ऑप्शन है कि शकुंतला कांत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक हैं। जी नहीं, शकुंतला कांत CEO हैं विश्व बैंक की। जी हाँ, जो वर्ल्ड बैंक है उसकी CEO है शकुंतला कांत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक हैं गीता गोपीनाथ। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या है, गलत है। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो IMF की SDR में 10 मुद्राएं शामिल हैं। जी नहीं, IMF की SDR में 5 मुद्राएं शामिल हैं। वो 5 मुद्राएं कौन कौन सी हैं उनका नाम जान लीजिए आप। इसमें तो एक तो अमेरिकी डॉलर शामिल है, दूसरा यूरोप की जो मुद्रा यूरो उसे शामिल किया गया है, जापान की मुद्रा येन, ब्रिटेन की जो मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग उसको शामिल किया गया है, और 2016 में हम सभी जानते हैं कि जो चीन की मुद्रा है चाइनीज रॉनबी उसे शामिल किया गया। तो टोटल 5 मुद्राएं SDR में शामिल है, यानी विशेष आरोहण अधिकार। ये क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे बाद में, जिसमें डॉलर, यूरो, येन, पौंड स्टर्लिंग और चाइनीज रेनबी शामिल है। तो 10 नहीं है साथियों, 5 मुद्राएं शामिल है। सो ऑप्शन सी हमारा गलत है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी कहता है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो सदस्यों की संख्या है वो है 189। ये सही है। तो फाइनली अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। तो साथियों IMF ये 189 देशों का एक संगठन है जो वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, और ये अस्तित्व में तब आया जब अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स का सम्मेलन हुआ, जहां 44 देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किया, और वहीं से अस्तित्व में आया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF 1944 में हुए न्यू हैम्पशायर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से अस्तित्व में आया, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 189। इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 3 प्रकार की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये कई बार मल्टी टाइम एग्जाम्स में पूछा गया कि इस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है। एक तो आर्थिक गतिविधि से संबंधित होता है,
जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपने सुना होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाए विश्व बैंक, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो शायद आप इस सवाल का जवाब ना दे पाए। तो ऐसे में आप जान लीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट तैयार करता है IMF। इसके अलावा IMF GFSR की रिपोर्ट भी तैयार करता है, जारी करता है। ये एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। इसका पूरा नाम है साथियों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये भी IMF के द्वारा जारी की जाती है और ये 2 वर्ष में जारी की जाती है। एक तो 1 अप्रैल में जारी होता है और 1 अक्टूबर में जारी होता है। इसके अलावा एक प्रमुख रिपोर्ट IMF के द्वारा और जारी की जाती है जिसका नाम है फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट। तो फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट, तो कुल मिला के 3 रिपोर्ट IMF जारी करता है। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला ये जारी करता है, इसके अलावा एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसको जारी करता है और एक फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट। तो 3 प्रकार के रिपोर्ट जारी करता है IMF के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। अब बढ़ते हैं साथियों, चलते चलते बता दें कि IMF की जो हेड हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, जो बुल्गारिया की हैं। ये पहले विश्व बैंक की CEO हुआ करती थी, प्रेजेंट टाइम में IMF की अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है साथियों की सुर्खियों में रहा पाक्सो अधिनियम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पुष्टि कीजिए। पाक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2008 को लागू हुआ था। जी नहीं, ये 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि पाक्सो अधिनियम में केवल बालिकाओं से संबंधित यौन अपराध का प्रावधान है। ये भी गलत है। पाक्सो अधिनियम 2012 में साथियों बालक तथा बालिका यानी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के यौन अपराध से संबंधित प्रावधान है। तो ऑप्शन 2 भी हमारा क्या है? गलत है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि यह अधिनियम गृह मंत्रालय के अधीन है। ये भी गलत है। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। और चौथा अधिनियम कहता है कि इस अधिनियम के चौथा ऑप्शन कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत मौत का प्रावधान है। जी हाँ, ये ऑप्शन डी सही है। अब ये सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में गुजरात में मुकेश पंचाल नामक 41 वर्षीय व्यक्ति को पाक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है जिला सत्र अदालत के द्वारा, इसलिए सुर्खियों में था। और 3 माह पहले इन्होंने दुष्कर्म किया था सूरत में, जिसके तहत अब जिला सत्र न्यायालय ने पाक्सो अधिनियम के तहत इनको मौत की सजा सुनाई है, इसलिए सुर्खियों में था। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं पाक्सो अधिनियम के बारे में। दरअसल पाक्सो का जो पूरा नाम है साथियों प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसका पूरा नाम है पाक्सो। ठीक है साथियों, ये दरअसल 22 मई 2012 को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया और जैसा मैंने कहा कि 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन होता है। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज यानी बालक और बालिकाओं दोनों से संबंधित सेक्सुअल संबंधित प्रावधान सजा है, इसलिए एक्ट सुर्खियों में था। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सुर्खियों में रहा प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय क्यों सुर्खियों में है? दरअसल भारत सरकार ने क्या किया था कि ईडी के जो हेड हैं संजय कुमार मिश्रा जी, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया था। जब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत इन्होंने चैलेंज किया कि ये गलत है, जिसमें अभी एक हलफनामा दायर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ऐसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाए, इसलिए ईडी सुर्खियों में है। तो आपको बताना है ईडी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ईडी की स्थापना 1970 में हुई थी। क्या यह कथन सत्य है? जी नहीं, ये कथन पूर्णतः असत्य है। ईडी की स्थापना 1970 में नहीं हुई थी साथियों। ईडी की स्थापना हुई थी 10 मई 1956 को। तो 10 मई 1956 को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ईडी गृह मंत्रालय के अधीन एक विशेष जांच एजेंसी है। यह भी गलत है। ईडी गृह मंत्रालय के अधीन नहीं साथियों, ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष जांच एजेंसी है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या है? गलत है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि प्रवर्तन निदेशालय के 15 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो ये भी साथियों क्या है? ऑप्शन गलत है। ईडी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं
और ये 5 क्षेत्रीय कार्यालय जो है साथियों, एक मुंबई में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है, कोलकाता में है और दिल्ली में। मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली, ये 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जबकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। तो इसके 15 नहीं साथियों, 10 नहीं, केवल 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब अगला सवाल है कि अगला ऑप्शन है कि प्रवर्तन निदेशालय को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत शक्तियां प्राप्त हुई। ये आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दरअसल ईडी के बारे में हम बता दें आपको, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी जिसको हम प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 10 मई 1956 को। ओके, और ये वित्त मंत्रालय के अधीन एक विशेष जांच एजेंसी है। इसके जैसा मैंने बताया 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़ एंड कोलकाता, जबकि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और जब इसका गठन हुआ था साथियों, तो फेरा एक्ट के तहत किया गया था, फेरा एक्ट के तहत किया गया था, जबकि 1957 में बाद में इसका नामकरण हुआ। और 1960 में हम पाते हैं कि राजस्व विभाग के अंतर्गत इसको हस्तांतरित कर दिया गया और 1973 में फेरा एक्ट आता है। फिर हम अभी जानते हैं कि बाद में फेरा एक्ट में संशोधन किया गया और 1 जुलाई 2000 से क्या होता है कि इसमें परिवर्तन हो जाता है और इसका नाम बदल के फेरा से फेमा कर दिया जाता है, जो आप सभी को पता होगा। और अब इसे जो शक्तियाँ प्राप्त है ईडी को, वो एक तो PMLA के तहत प्राप्त है, यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, इसके तहत शक्तियाँ प्राप्त है। एक आर्थिक भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2018 यानी FEOA के तहत प्राप्त है। और इसके अलावा साथियों, जैसा मैंने बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, जिसमें इसका नाम फेरा से बदल के फेमा कर दिया गया था, उसके इस अधिनियम के अंतर्गत ईडी को शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है साथियों कि G20 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। G20 की स्थापना 1975 में हुई थी, जी नहीं, G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। तो ऑप्शन ये गलत है हमारा, ठीक है, 1999 में हुई थी। G20 में दुनिया के 18 देश और 2 संगठन शामिल हैं, जी नहीं, दुनिया के 19 देश और 1 संगठन शामिल है, जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। 2022 में G20 की अध्यक्षता मलेशिया ने की, ये भी गलत है। 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी, जहां बाली में सम्मेलन हुआ। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी कहता है कि 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये सही है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि कल भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नर जो होते हैं, बैंकों के गवर्नर होते हैं, उनकी बैठक हुई G20 सम्मेलन के तहत, इसलिए सुर्खियों में था। अब G20 के बारे में आपको बता दें साथियों कि G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में। इसकी अधिवेशन की शुरुआत 2008 की आर्थिक मंदी के बाद शुरू की गई। इसमें दुनिया के 19 देश और 1 संगठन यूरोपीय यूनियन शामिल है और भारत 2023 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। अगला सवाल है कि सुर्खियों में रहा विश्व बैंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि विश्व बैंक के जो अध्यक्ष थे डेविड मलाब साहब, उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। तो एक नए विश्व बैंक अध्यक्ष के लिए अमेरिका ने किसी को नॉमिनेट किया है। आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी, जी नहीं, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन उच्च सम्मेलन के तहत हुई थी। और दूसरा ऑप्शन है गीता गोपीनाथ विश्व बैंक की कार्यकारी अधिकारी हैं, जी नहीं, गीता गोपीनाथ विश्व बैंक की कार्यकारी अधिकारी नहीं है। गीता गोपीनाथ उप प्रबंध निदेशक हैं IMF की, जबकि विश्व बैंक के कार्यकारी अधिकारी हैं अंशुला कांत। अगला ऑप्शन है कि विश्व बैंक के संबंध में अमेरिका विश्व बैंक के अध्यक्ष को नॉमिनेट करता है, ये ऑप्शन आपका सही है। अभी हाल ही में नॉमिनेट भी किया है। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जी नहीं, वाशिंगटन DC में है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई न्यू हैम्पशायर में
ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई, जहां 44 देशों ने मिलकर सिग्नेचर किया, जिसके बाद 2 प्रमुख संस्थाएं अस्तित्व में आई, विश्व बैंक और IMF। मैंने अभी पहले आपको पढ़ाया था। और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है, जो अमेरिका की राजधानी भी है। इसके हेड अभी डेविड मालपास हैं, वो इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके हैं। और इसकी CEO हैं वो अंशुला कांत हैं। अगला सवाल है कि ओपेक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। संयुक्त अरब अमीरात ओपेक का संस्थापक देश है? जी नहीं, ओपेक के संस्थापक देशों में संयुक्त अरब अमीरात शामिल नहीं था। ओपेक के संस्थापक देशों में साथियों 5 देश शामिल थे, जिसमें एक तो सऊदी अरबिया था, यानी सऊदी अरब था। दूसरा ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला। ये वो 5 संस्थापक देश थे। कौन कौन से थे पहले आप याद कर लीजिए। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला। संयुक्त अरब अमीरात बाद में इसमें शामिल हुआ है, तो ऑप्शन 1 आपका गलत है। ऑप्शन बी कहता है कि ओपेक की स्थापना 10 देशों ने मिलकर की थी। आपको मैंने बता दिया कि 5 देशों ने मिलकर की थी, तो ऑप्शन बी भी आपका क्या है, गलत है। ओपेक का मुख्यालय रियाद में है? जी नहीं, ओपेक का मुख्यालय है वेनेजुएला की राजधानी वेनेजुएला में है, क्योंकि वेनेजुएला एक संस्थापक देश था। ओपेक का जो पहले मुख्यालय था वो जिनेवा में था। ये ऑप्शन डी आपका सही है। ओपेक का साथियों पहले मुख्यालय जिनेवा में था, बाद में इसको वेनेजुएला में किया गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अब ओपेक के बारे में आप लोग जान लीजिए। ओपेक की स्थापना साथियों 1960 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 13 देश हैं। इन 13 देशों की अगर मैं महाद्वीप के अकॉर्डिंग बांटूं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साउथ अमेरिका महाद्वीप की। साउथ अमेरिका महाद्वीप से वेनेजुएला एकमात्र देश है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूं, इसमें ईरान है, इसमें इराक है, कुवैत है, UAE है और सऊदी अरब है। ये एशिया के देश हैं। जबकि अफ्रीका महाद्वीप के देशों की बात करूं तो इसमें अल्जीरिया, अंगोला, कांगो गणराज्य, इक्वेटर गिनी, गैवान, लीबिया और नाइजीरिया है। तो ये वो देश हैं जो ओपेक के 13 देश हैं। ओपेक की जो मुख्यालय है मैंने आपको बताया कि वेनेजुएला में है। इसके प्रेजेंट टाइम में जो महासचिव हैं उनका नाम है हैथम अल-वैश। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है, जबकि दूसरे स्थान पे कर्नाटक और तीसरे स्थान पे गुजरात है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए। बाकी रही बात गुजरात के बारे में, राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के बारे में आप लोग जानते होंगे। राजस्थान की राजधानी है साथियों जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, डिप्टी मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट। और राजस्थान में बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट और आपको विश्व विरासत स्थल और इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला और 9वां सवाल है कि सुर्खियों में रहा शिमोगा हवाई अड्डा किस राज्य में है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक में है, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं बोसोराज बोम्मई। और प्रधानमंत्री मोदी जी इस हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, इसलिए सुर्खियों में था। तो सही आंसर ऑप्शन सी। आज का 10वां और आखिरी सवाल है साथियों कि हाल ही में किस राज्य में महिला मुखिया परिवार को 1000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा कौन से राज्य ने की है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु की MK स्टालिन सरकार ने अब महिला मुखिया को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 सवाल। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए आवाज़ बीच बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि व्यवधान प्रकट हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए फ्रेंड्स। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए TCS इंस्टीट्यूट को।